आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रल को। रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रल को डिफाइन करने से पहले ज़रा याद कर लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिफ़ाइन किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्टीशन डिफ़ाइन की थी कि अगर ए बी कोई क्लोज इंटरवल है तो एक पॉइंट्स का सेट जिनमें हर नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से ग्रेटर या ग्रेटर और इक्वल हो, और जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमेशा ए हो और लास्ट पॉइंट हमेशा बी हो, इन पॉइंट्स के सेट को हम पार्टीशन कहते हैं। ये जो पार्टीशन है ये ए बी इंटरवल को n सब इंटरवल्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट सब इंटरवल x0 से x1, सेकंड x1 से x2 और लास्ट nth इंटरवल xn-1 से xn। इसमें अगर हम किसी भी ith सब इंटरवल की बात करें तो इसमें हमने डेल्टा xi डिफ़ाइन किया था, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर लें। और इसके अलावा हमने डिफ़ाइन किया था अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। हमने कहा था अगर कोई फंक्शन हमारे पास ए बी से आर पर हो और बाउंडेड हो, आप इसकी पार्टीशन बनाएं कोई सी, उस पार्टीशन के ऊपर जो सब इंटरवल्स हैं उन सब इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ के सुप्रीमम को हमने कैपिटल MI से डिनोट किया था। और जब हमने डेल्टा XI को MI से मल्टीप्लाई करके और उनका सम निकाला था तो हमने उसे अपर रीमान सम कहा था। और जब उन अपर रीमान सम्स का हमने इन्फीमम लिया था पार्टीशन चेंज करते हुए तो उस इन्फीमम को हमने अपर रीमान इंटीग्रल कहा था। इसके अलावा भी हमने चीज़ें डिफ़ाइन की थी, लेकिन फ़िलहाल हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं अपर रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रल। अपर रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रल को डिफ़ाइन करने के लिए शुरू का क्राइटेरिया वही है कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है, हमारे पास एक फ़ंक्शन है ए बी से आर के ऊपर जो कि बाउंडेड फंक्शन है। और जो एक्स्ट्रा बात अब हम करने लगे हैं, हम एक नया फंक्शन अल्फ़ा डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर हमारे पास अल्फ़ा एक फ़ंक्शन ए बी से आर के ऊपर हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, याद करवा दूं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें हर बड़े पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होती है वो भी ग्रेटर और इक्वल होती है। यानी अगर हम xi और xi-1 की बात करें तो xi-1 जो है वो लेस पॉइंट है और xi ग्रेटर पॉइंट है। इसमें जब हम अल्फ़ा xi कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा xi जो है वो ग्रेटर और इक्वल अल्फ़ा xi-1 होगा। हमने अल्फ़ा फंक्शन लिया है ए बी से आर के ऊपर, ये फंक्शन हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया है। अगर हम किसी भी पार्टीशन के पॉइंट्स के ऊपर अल्फ़ा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल आएगी। और अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा ऑफ बी जो है ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर्स होंगे क्योंकि फंक्शन ए बी से आर के ऊपर है, और ऑब्वियसली अल्फ़ा ऑफ ए लेसर इक्वल नंबर होगा, अल्फ़ा ऑफ बी ग्रेटर और इक्वल और अल्फ़ा ऑफ ए जो है वो लेसर इक्वल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ए जो है वो बी से लेसर इक्वल पॉइंट है। एक और बात, जब हम फंक्शन अल्फ़ा की रेंज मालूम करेंगे यानी अल्फ़ा ऑफ ए बी मालूम करेंगे तो जो अल्फ़ा ऑफ ए बी है वो अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा ऑफ बी के दरमियान होगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन अल्फ़ा है वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होगा। रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रल डिफ़ाइन करना है, लेकिन फ़िलहाल हम अपर रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रल की बात करने लगे हैं। और नई चीज़ हमने ये डिफ़ाइन किया कि एक फ़ंक्शन अल्फ़ा डिफ़ाइन किया है। इस फंक्शन अल्फ़ा के लिए अगर आयत इंटरवल के लिए हम डेल्टा अल्फ़ाई कैलकुलेट करें तो डेल्टा अल्फ़ाई जो है वो हमारे पास उसकी डेफिनेशन है अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ xi-1। जैसे हमने डेल्टा xi डिफ़ाइन किया था कि ith पॉइंट में से i-1 पॉइंट जो है उसे माइनस कर लें, इस तरह से हम डेल्टा अल्फ़ाई डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अल्फ़ा ऑफ xi में से अल्फ़ा ऑफ xi-1 को माइनस कर लें। एक बात आप नोट कर सकते हैं और वो ये कि ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। क्यों ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि हमने जो अल्फ़ा लिया है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है। और हमें याद है कि स्मॉल mi जो है वो हमने किसको कहा था, ith सब इंटरवल के ऊपर f की वैल्यूज़ के इन्फीमम को, और कैपिटल Mi जो है वो हमने कहा था f की वैल्यूज़ ith सब इंटरवल पर कैलकुलेट करें और उन वैल्यूज़ का सुप्रीमम ले लें।
ये हमें पहले से मालूम है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हुए हैं। और अब हम डिफाइन करने लगे हैं अपर रीमान स्टिल्जिस सम, फंक्शन f का अपर रीमान स्टिल्जिस सम ओवर ए बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। वैसे ही है जैसे हमने अपर रीमान सम डिफाइन किया था। अपर रीमान सम हमने कैसे डिफाइन किया था, कैपिटल एम आइज को डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई करके उनका सम कर लें ओवर द ऑल पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। यहाँ पे हम डेल्टा एक्स आई की जगह डेल्टा अल्फ़ा आई लिखने लगे हैं। अगर हम सम कर लें एम आई डेल्टा अल्फ़ा आइज का आई फ्रॉम 1 to n फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द पार्टीशन, तो हम इसको कहेंगे अपर रीमान स्टिल्जिस सम। फंक्शन f है ओवर द पार्टीशन p है और विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा है। जैसे हमने वहाँ डिफाइन किया था कि अपर रीमान सम का इन्फीमम ले लें तो वो अपर रीमान इंटेग्रल है। इसी तरह से ये जो अपर रीमान स्टिल्जिस सम, हम इनको डिफरेंट पार्टीशंस के लिए कैलकुलेट करें, जितनी भी सारी पॉसिबल पार्टीशंस हैं उनके लिए कैलकुलेट करें और उनका इन्फीमम ले लें। तो इन्फीमम लेने से जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको फंक्शन f का अपर रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल कहेंगे। अपर रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल की ये डेफिनेशन है कि अपर रीमान स्टिल्जिस सम का इन्फीमम ले लिया जाए। क्या ये डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है? क्या इन अपर रीमान स्टिल्जिस सम का इन्फीमम एग्जिस्ट करता है? आपको याद होना चाहिए कि हर सेट का इन्फीमम नहीं होता, सिर्फ उन सेट्स का इन्फीमम होता है जिनका लोअर बाउंड हो। तो अभी हम आज के लेक्चर के लास्ट में प्रूव ये करेंगे कि ये जो अपर रीमान सम्स हैं इनका लोअर बाउंड मौजूद है, इसलिए इनका इन्फीमम भी मौजूद है और इस इन्फीमम को हम अपर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल कह रहे हैं। जैसे हमने अपर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल डिफाइन किया है, इसी तरह से हम लोअर रीमान स्टिल्जिस सम और लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। ज़रा याद कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिफाइन किया था। हमने कहा था अगर एफ ए बी से आर के ऊपर बाउंडेड हो, एम आई जो है वो इंटरवल आयत के ऊपर एफ ऑफ एक्स के आंसर्स का इन्फीमम हो और डेल्टा एक्स आई माइनस 1 के इक्वल हो, तो जो लोअर रीमान सम है वो एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई इसके सम के इक्वल है आई फ्रॉम 1 to n। और जब हम इन एल पी एफ का सुप्रीमम ले लेते हैं तो उसे लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। गेस करें अब लोअर रीमान स्टिल्जिस सम क्या होगा और लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल क्या होगा? बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। उसी तरह से डेल्टा एक्स आई की जगह डेल्टा अल्फ़ा आई रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास लोअर रीमान स्टिल्जिस सम बन जाएगा और उन लोअर रीमान स्टिल्जिस सम्स का सुप्रीमम ले लेंगे तो लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल बन जाएगा। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है एल पी एफ अल्फ़ा की, यानी लोअर रीमान स्टिल्जिस सम की, वो है एम आई डेल्टा अल्फ़ा इसका सम आई फ्रॉम 1 to n पार्टीशन p के लिए। और जब हम इन एल पी एफ अल्फ़ाज का सुप्रीमम ले लेंगे ओवर द ऑल पार्टीशंस p ऑफ सेट ए बी, तो वो हमारे पास लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल कहलाएगा। क्या लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे हम सुप्रीमम ले रहे हैं एल पी एफ अल्फ़ा वाले सेट का। क्या हर सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है? नहीं, सिर्फ उन सेट्स का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है जिनके अपर बाउंड्स मौजूद हों। तो क्या एल पी एफ अल्फ़ा वाला जो सेट है जिसमें पार्टीशन p को तब्दील करने से डिफरेंट एलिमेंट्स बन रहे हैं, क्या ये सेट बाउंडेड अबव है? हाँ, आज के लेक्चर के लास्ट में हम साबित करेंगे कि एल पी एफ अल्फ़ाज का जो सेट है ये बाउंडेड अबव सेट है, इसलिए गारंटी है कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए गारंटी है कि इसका लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल भी मौजूद है। हमने अपर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल डिफाइन किए हैं और डिफाइन करना चाहते हैं रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। तो हम डिफाइन करने लगे हैं रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल डिफाइन किए थे और हमने कहा था कि जब अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि उस फंक्शन का रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। और वही
जो लोअर रिमान इंटेग्रल है या अपर रिमान इंटेग्रल है उसे रिमान इंटेग्रल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल डिफाइन किए हैं। अपर और लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या ये इक्वल होते हैं या नहीं होते? ये कभी इक्वल आ जाते हैं और कभी इक्वल नहीं आते हैं। जब हमारे पास अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं जो फंक्शन f है वो रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। तो इस सूरत में हम इस अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल या लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल को रिमान स्टिल्स इंटेग्रल कहते हैं। तो जो f फंक्शन का ओवर द इंटरवल a b विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा जो रिमान स्टिल्स इंटेग्रल है वो किसके इक्वल है? वो लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल या अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल के इक्वल है, अगर ये दोनों सेम हो। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो रिमान स्टिल्स इंटेग्रल है वो डिफाइन है LPF अल्फाज के सुप्रीमम के इक्वल या UPF अल्फाज के इन्फीमम के इक्वल, एक शर्त के साथ कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हों। जैसा मैंने कहा कि कुछ फंक्शंस के लिए कुछ अल्फाज के रिस्पेक्ट से अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल इक्वल आ जाते हैं, कुछ के लिए नहीं इक्वल आते हैं। यानी कुछ फंक्शंस का रिमान स्टिल्स इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है, कुछ फंक्शंस का रिमान स्टिल्स इंटेग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो सारे फंक्शंस जिनका रिमान स्टिल्स इंटेग्रल एग्जिस्ट कर जाए उन सारे फंक्शंस को इकट्ठा करके हम एक सेट में रख लेते हैं और उस सेट का नाम जो है हम R ऑफ अल्फ़ा कहते हैं। R ऑफ अल्फ़ा का मतलब है कि एक सेट है जिसके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं, वो फंक्शंस मौजूद हैं जिनके रिमान स्टिल्स इंटेग्रल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जिन फंक्शंस के लिए अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल इक्वल आ रहा है। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम ये शो करने लगे हैं कि जो अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल है और जो लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे पास और एक्सरसाइज ये है कि अगर f फंक्शन a b से r के ऊपर ये बाउंडेड फंक्शन हो, इसका आंसर जो है वो कैपिटल M और स्मॉल m के इन बिटवीन आ रहा हो और अल्फ़ा हमारे पास a b से r के ऊपर कोई मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो है LPF अल्फ़ा हमेशा UPF अल्फ़ा से लेसर इक्वल होगा और UPF अल्फ़ा लेसर इक्वल टू m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a है और LPF अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a है। दूसरे अल्फाज में UPF अल्फ़ा का लोअर बाउंड मौजूद है, ये नंबर m स्मॉल इंटू अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a, जहाँ पे स्मॉल m जो है फंक्शन f का लोअर बाउंड है और LPF अल्फ़ा का अपर बाउंड मौजूद है m टाइम्स इंटू अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a, जहाँ पे कैपिटल M जो है फंक्शन f का अपर बाउंड है। अगर u का लोअर बाउंड मौजूद है तो u's का इन्फीमम मिलेगा। u's का लोअर बाउंड मौजूद है, UPF अल्फाज का जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम भी मिलेगा और LPF अल्फाज का अपर बाउंड मौजूद है, यानी LPF अल्फाज का जो सेट है वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम भी मिलेगा। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद गारंटी है कि अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को प्रूफ करते हैं। हमने 3 इनक्वालिटीज़ प्रूव करनी है कि LPF अल्फ़ा UPF अल्फ़ा से लेसर इक्वल है, UPF अल्फ़ा m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a से लेसर इक्वल है और LPF अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a है। इनको प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि P जो है फ़र्ज़ करें वो सेट a b की एक पार्टीशन है। हमें मालूम है कि जो स्मॉल mi है वो इस पार्टीशन के ith सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ के सेट का इन्फीमम है और जो कैपिटल mi है वो ith सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ का सुप्रीमम है। और हमें याद है कि जो डेल्टा अल्फ़ा ई है वो इक्वल है अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 से, और हमें ये भी मालूम है कि ये आंसर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है क्योंकि हमने अल्फ़ा जो है उसे मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग लिया हुआ है। ith सब इंटरवल है हमारे पास xi माइनस 1 से xi तक और इस ith इंटरवल के ऊपर f के आंसर्स का सुप्रीमम निकाल रहे हैं
और एफ के आंसर्स का इन्फिमम निकाल रहे हैं। क्या ख्याल है, एक ही सेट का जब सुप्रीमम और इन्फिमम मालूम किया जाए तो उसमें क्या रिलेशन होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास जो कैपिटल एम आई है वो स्मॉल एम आई से हमेशा ग्रेटर और इक्वल है। और कैपिटल एम आई और कैपिटल एम में क्या रिलेशन है? कैपिटल एम आई जो है वो ए बी के एक सबसेट के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ का सुप्रीमम है, और जो कैपिटल एम है वो फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ का अपर बाउंड है। तो ये जो अपर बाउंड है और ये जो हमारे पास एम आई जो है वो सुप्रीमम है सेट ए बी के सबसेट का, क्या रिलेशन होगी? सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है, तो कैपिटल एम आई कैपिटल एम से लेसर इक्वल है। और इसी तरह से जो स्मॉल एम आई है वो स्मॉल एम से ग्रेटर इक्वल है, क्योंकि स्मॉल एम आई जो है वो इस सेट के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ जो आ रही हैं उनका इन्फिमम है। स्मॉल एम जो है फंक्शन की वैल्यूज़ जब आइए सब इंटरवल पे कैलकुलेट करें तो उनका भी लोअर बाउंड है, और जो इन्फिमम है वो लोअर बाउंड से ग्रेटर इक्वल हुआ करता है। इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ करता है, इसलिए स्मॉल एम आई स्मॉल एम से ग्रेटर इक्वल है। ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास मौजूद है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? हमें मालूम है कि जो डेल्टा अल्फा आई है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो नंबर है, और जब भी किसी इनइक्वालिटी को ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी सेंस में कोई चेंज नहीं आती है, इनइक्वालिटी हमारे पास सेम रहेगी। और ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर सब इंटरवल के लिए, आई की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर n के लिए। ये सारी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करते चले जाएं और उनका सम ले लें तो हमें याद है कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा इसका सम जो है वो यू पी एफ अल्फ़ा बन जाएगा, और स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा इसका जो सम है वो एल पी एफ अल्फ़ा बन जाएगा। तो इस तरह की जो n इनइक्वालिटीज़ बन रही हैं हमने उन सारी n इनइक्वालिटीज़ का सम ले लिया है। और चूँकि हमें मालूम है कि कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा इसके सम को हम जो है यू पी एफ अल्फ़ा कहते हैं, और स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा के सम को हम एल पी एफ अल्फ़ा कहते हैं। तो इसकी जगह एल पी एफ अल्फ़ा और इसकी जगह यू पी एफ अल्फ़ा अगर हम लिखते हैं तो एल पी एफ अल्फ़ा लेसर इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा प्रूव हो गया, और दिस वन इज़ लेसर इक्वल टू m टाइम्स सम ऑफ डेल्टा अल्फ़ा और ग्रेटर इक्वल टू m टाइम्स सम ऑफ डेल्टा अल्फ़ा है। ये जो कैपिटल M है इसको हम समीशन से बाहर ले सकते हैं, इसमें आई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इस तरह से ये जो स्मॉल m है हम इसको समीशन से बाहर ले सकते हैं। डेल्टा अल्फ़ा इज़ का सम क्या बनेगा? डेल्टा अल्फ़ा इज़ का जो सम है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा अल्फ़ा इज़ का सम होगा डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन डेल्टा अल्फ़ा n। जो डेल्टा अल्फ़ा 1 बनेगा वो अल्फ़ा ऑफ x1 माइनस अल्फ़ा ऑफ x0 बनेगा। डेल्टा अल्फ़ा 1 का मतलब है जो फर्स्ट इंटरवल है x0 से x1, और डेफिनेशन के मुताबिक अल्फ़ा ऑफ x1 में से अल्फ़ा ऑफ x0 को माइनस करेंगे। जब सेकंड डेल्टा अल्फ़ा 2 की बात आएगी तो जो डेल्टा अल्फ़ा 2 है वो अल्फ़ा ऑफ x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1 बनेगा। जब डेल्टा अल्फ़ा 3 की बात आएगी तो वो अल्फ़ा ऑफ x3 माइनस अल्फ़ा ऑफ x2 बनेगा। जो हमारे पास लास्ट सब इंटरवल होगा वो xn माइनस 1 से xn होगा। जो हमारे पास सेकंड लास्ट सब इंटरवल होगा वो xn माइनस 2 से xn माइनस 1 तक होगा। और जब हम सेकंड लास्ट सब इंटरवल के लिए डेल्टा अल्फ़ा n माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास अल्फ़ा ऑफ xn माइनस 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ xn माइनस 2 के इक्वल आएगा। और जो डेल्टा अल्फ़ा n है वो अल्फ़ा ऑफ xn माइनस अल्फ़ा ऑफ xn माइनस 1 के इक्वल आएगा। इस सारे सम को कैलकुलेट करते हैं बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा x1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, अल्फ़ा x2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, अल्फ़ा x3 प्लस का नेक्स्ट वाले अल्फ़ा x3 माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से अल्फ़ा ऑफ n माइनस 1 जो है अल्फ़ा ऑफ n माइनस 1 से कैंसिल हो गया। ये अल्फ़ा ऑफ xn माइनस 2 जो है ये प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास दो अल्फाज बच गए हैं, अल्फ़ा ऑफ xn प्लस का और माइनस अल्फ़ा ऑफ x0, यानी जो सम ऑफ डेल्टा अल्फ़ा इज़ आई फ्राम 1 to n है वो अल्फ़ा ऑफ xn माइनस अल्फ़ा ऑफ x0 आ गया। और आपको याद होगा
हर पार्टीशन में हमारे पास जो x0 है वो a होता है और जो xn है वो b होता है। तो मेरे पास जो सम ऑफ डेल्टा अल्फ़ा i फ्रॉम 1 to n है वो अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a बन गया। तो इस इनक्वालिटी में सम ऑफ डेल्टा अल्फ़ा आई की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। तो हमारे पास फाइनल इनक्वालिटी जो हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गई है कि एल पी एफ अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल है स्मॉल m इंटू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और यू पी एफ अल्फ़ा एल पी एफ अल्फ़ा से ग्रेटर इक्वल है और यू पी एफ अल्फ़ा लेसर इक्वल है कैपिटल M इंटू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए के। और इस इनक्वालिटी के प्रूव होने के बाद गारंटी हो गई है कि एल पी एफ अल्फ़ा का चूँकि अपर बाउंड मौजूद है तो एल पी एफ अल्फ़ाज का सुप्रीमम मौजूद है, और यू पी एफ अल्फ़ाज का लोअर बाउंड मौजूद है तो यू पी एफ अल्फ़ाज का इन्फीमम मौजूद है। और यू पी एफ अल्फ़ाज के इन्फीमम को हमने डिफ़ाइन किया है अपर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल, और एल पी एफ अल्फ़ाज के सुप्रीमम को हमने डिफ़ाइन किया है लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल। और यहाँ से आप ये रिज़ल्ट भी ड्राइव कर सकते हैं कि जो हमारे पास अपर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है वो लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल से हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है। इक्वल होते हैं या नहीं होते इस बात के बारे में हमें कोई कंफर्म नहीं है। जब दोनों इंटीग्रल अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल और लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल इक्वल हो जाते हैं तो हम फंक्शन को कहते हैं कि उस फंक्शन का रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल मौजूद है और वो उनमें से किसी के भी बराबर लिया जा सकता है। ये आज हमने डिफ़ाइन किया है कि अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल क्या होता है, लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल क्या होता है और रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल क्या होता है। और हमने डिफ़ाइन किया है कि रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शंस के सेट को हम आर ऑफ अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।